ये सेशन चालू करने का जो मोटिव है वो ये है कि आप पर डे मिनिमम 3 क्वेश्चंस एंट्रेंस के प्रैक्टिस तो करेंगे, ठीक है। और वो 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आप इतने प्रैक्टिस करें, सिमिलर आप ढूंढ के प्रैक्टिस करें, बट मिनिमम आपने 3 क्वेश्चंस आज के आज प्रैक्टिस करने हैं पर डे, 3 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। दिस इज द मेन एम ऑफ दिस सेशन। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये कहता है कि इफ द टाइम पीरियड t of an oscillation of a drop of liquid of density d and radius r vibrating under surface tension s is given by a formula, ठीक है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है वो फॉर्मूला है t is equal to अंडर रूट ऑफ r का पावर 2b s का पावर c एंड d का पावर a/2। इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो आप यहाँ पे r नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका रेडियस है। जो आप s नोटिस कर रहे हैं दैट इज योर सरफेस टेंशन, द d इज योर डेंसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डी बाय एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। हम लोग इसको इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, ये जो पूरी चीज है r का पावर 2b, s का पावर c और d का पावर a/2 का होल पावर वी कैन पुट एज हाफ, बिकॉज़ ऊपर रूट है तो रूट को अपन ने क्या लिख दिया, अपन ने रूट को हाफ लिख दिया। अब वो पावर हाफ का अंदर लेके आ जाएंगे। जब आप पावर हाफ अंदर लेके आएंगे तो इट विल बिकम r 2b का पावर में आपने हाफ डिवाइड कर दिया, s का पावर c/2 हो जाएगा और जो d का पावर है वो a/4 हो जाएगा। सो ये स्टेप आप लोग को समझना पड़ेगा कि मैंने सिर्फ हाफ का जो पावर है वो सबके पावर के साथ डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे बिकॉज पहले से ही a/2 चल रहा था तो वो जो हाफ का पावर आ गया तो वो मिलके यहाँ पे a/4 हो गया ना। दिस इज मच बेटर इक्वेशन जो आप लोग यूज कर सकते हैं। सो हम लोग हमारे कैलकुलेशन के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाला इक्वेशन, हम लोग अब ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस के बारे में आपको पता ही होगा क्या क्या करना है, पर उसके पहले हर एक चीज का डायमेंशन क्या क्या होगा उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वी हैव दिस t स्टैंड्स फॉर टाइम। यहाँ पे जो t आप देख रहे हैं इट स्टैंड्स फॉर टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा हमारे लिए? जितने भी डायमेंशन हमको पता करने हैं सब पहले लिख लेते हैं, फिर आगे उसका सब्स्टिट्यूशन हम करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज कीजिए वी वांट द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो टाइम का डायमेंशन आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे m, इसका होल आप 0 पुट अप करेंगे, पावर l 0 होगा, t 1। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कौन है? नेक्स्ट हमारे यहाँ पे r है। तो अगर आप r का डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो r क्या है? r रेडियस है। रेडियस का मतलब रेडियस आपका लेंथ में आना चाहिए। तो रेडियस अगर लेंथ में आएगा तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? आपको इसको लिखना पड़ेगा m0, l1 हो जाएगा और t आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है आपका? s। s स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन स्टैंड्स फॉर फोर्स अपॉन लेंथ। तो अगर सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ है तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना आएगा? सरफेस टेंशन का डायमेंशन आना चाहिए m का पावर 1, l का पावर 0 एंड t का पावर -2, ठीक है। सिंपल है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि f बाय l का अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो यही डायमेंशन आपका सरफेस टेंशन का होगा। तो फोर्स का डायमेंशन कितना आता है? फोर्स का डायमेंशन आता है m1 l1 t का पावर -2 होल डिवाइडेड बाय l का डायमेंशन कितना आएगा? l का डायमेंशन दैट इज लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l का पावर 1 होगा। तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा m1 l0 एंड t -2 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। और एक चीज बचती है अपने पास, दैट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी का डायमेंशन हम कैसे लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विल बी
मास 1, वॉल्यूम नीचे है तो वो L का पावर -3 हो जाएगा और यहाँ पे T का पावर 0 हो जाएगा। ये सारे डायमेंशंस लिखने के बाद अब सिंपली हम लोग इन सब डायमेंशंस को हमारी वो वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर आगे का सॉल्विंग हम लोग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम T का डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपको T का डायमेंशन क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, इट विल बी m 0 L 0 T का पावर 1, ये आपका यहाँ पे T का डायमेंशन हो गया, ठीक है। इक्वल टू साइन डालना पड़ेगा। R का डायमेंशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। R का डायमेंशन हम वहां पर देख सकते हैं, इट विल बी m का पावर 0 L का पावर 1 एंड T का पावर 0। बट R का टोटल पावर कितना जा रहा था, R का टोटल पावर जा रहा था यहाँ से जस्ट B, सो यहाँ पे हम होल पावर डालेंगे सिर्फ B। लेट्स सी अगला बंदा कौन है अपने पास, अगला बंदा अपने पास सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना आ रहा है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन है m का पावर 1 L का पावर 0 और T का पावर -2। तो सरफेस टेंशन का जो पावर आ रहा है c/2, वो हम c/2 होल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर, ठीक है। अगला बंदा है अपना डेंसिटी। सो डेंसिटी के लिए जो डायमेंशन आ रहा है दैट्स कमिंग आउट टू बी m का पावर 1 L का पावर -3 एंड T का पावर 0 एंड डेंसिटी का होल जा रहा है कितना, a/4, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो पावर्स आप ऊपर देख रहे हो b c/2 और a/4 उसको आप अंदर ले लो, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम तो वैसे के वैसे दिखेगा आपको इक्वल टू, अब जब ये पावर अंदर आएगी तो ये किस तरह से आपको दिखाई देगा, इट विल बी m का पावर b, सॉरी m का पावर 0 L का पावर b एंड T का पावर 0, because b into 0 will be 0, b into 1 will be b and b into 0 will be 0। अब इस तरफ से हम क्या करेंगे, इसको पावर्स को हमको अंदर लेके आना पड़ेगा, तो 1 into c/2, यहाँ पे पावर c/2 आ जाएगा, L 0 में रहेगा और T का -c हो जाएगा, बिकॉज जब ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पे -c के साथ बचेंगे। लेट्स चेक वन थिंग मच, यहाँ पे आ जाएगा कितना, a/4 हो जाएगा, L चलेगा -3a/4 एंड T आपका चलेगा यहाँ पे 0 के साथ, ठीक है। नाउ व्हाट कैन वी डू इज दैट, जिनका बेस सेम है RHS में, जिसका बेस सेम है उनकी पावर सारी की सारी ऐड कर दो, ठीक है। तो बेस किसका सेम है, m का बेस सेम है, अगर मैं m के सारे पावर्स को ऐड कर दूं, व्हेन बेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप, तो m कितना आएगा मेरे पास, 0 प्लस c/2 एक है प्लस a/4 एक है, ठीक है। तो ये मेरे पास m के पावर्स हुए। अब किसके पावर्स ऐड अप कर सकता हूं मैं l के पावर्स ऐड अप कर सकता हूं, b प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 3a/4 ये आपका b का आ गया, l का आ गया। अब बचा क्या आपके पास t यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, सॉरी t यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -c है और यहाँ पे 0, तो t का पावर सिर्फ -c रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास m 0 चल रहा है, l 0 चल रहा है, t 1 चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दोनों तरफ के पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे m का पावर 0 है और यहाँ पे m का पावर ये है, तो दोनों को कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, कंपेयर करके आपको मिलेगा a/4 प्लस c/2 कम्स आउट टू बी 0। ये मैंने कैसे इक्वेशन निकाली, ये मैंने m का जो पावर है उसको मैंने इस 0 के साथ कंपेयर किया, बेस सेम है, पावर कंपेयर करना है, LHS RHS में पावर को कंपेयर करना है। वहां पे l को देखिए, l का जो पावर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, l का पावर है मेरे पास b -3a/4 इक्वल टू, वो l का पावर देखिए b -3a/4, यहां से कंपेयर कीजिए, ये हो जाएगा अगेन 0। t का पावर -c है, -c का यहाँ पे कंपेयर कीजिए 1 आ रहा है, इसका मतलब -c बराबर 1 आ रहा है। अब मेरे पास ये जो तीन चीजें आ रही हैं, मैंने इन तीन चीजों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मुझे a, b और c की वैल्यू निकालनी है, और a, b और c की वैल्यू में से मुझे इंटरेस्ट सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे इंटरेस्ट सिर्फ b की वैल्यू, ठीक है। एक चीज तो कंफर्म है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ c हियर, c का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, c का वैल्यू मुझे आएगा -1, तो c का वैल्यू मिल चुका है, ये c का वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको a का वैल्यू मिल सकता है।
ये सब्स्टिट्यूट जब आप यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पे a/4 माइनस 1/2 दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज c का वैल्यू -1 है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं -1 तो a/4 will be 1/2 a will be 4/2 that implies कि आपका जो a का वैल्यू आएगा that will be 2 a में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूं b में तो अब मैं इस a की वैल्यू को उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा b का आंसर आना चाहिए अगर मैं a का वैल्यू यहां पे उठा के सब्स्टिट्यूट करता हूं तो b का आंसर मेरा कितना आना चाहिए सबसे पहले तो मेरा b कितना होगा 3a/4 ये मेरा b होगा सो b कितना आना चाहिए 3 into a सब्स्टिट्यूट कीजिए वहां से 2/4 तो मेरा b का आंसर आएगा 3/2 जिसमें मैं इंटरेस्टेड था ठीक है सो अगर ऑप्शन चेक करें करेक्ट आंसर होगा C एंड दैट इज हाउ मच 3/2 चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन है दैट बिलोंग्स टू लॉज ऑफ मोशन चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और ये बिलोंग करता है चैप्टर लॉज ऑफ मोशन को लेट्स क्वेश्चन हम लोग रीड करने जा रहे हैं क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हेवी बॉक्स है इज टू बी ड्रैग्ड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ओके एक हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा लेट्स सी डायग्राम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए लॉज ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम है बिकॉज़ जब वो डायग्राम क्लियर होगा तो एफबीडी क्लियर होगा और एफबीडी क्लियर होगा तो इक्वेशंस आप लिख पाएंगे और जब आप इक्वेशंस लिख पाएंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा ठीक है सबसे पहले डायग्राम के बेसिस पे देखा जाए तो वो बात कर रहा है एक रफ सरफेस के बारे में जब भी वो बात करेगा रफ सरफेस व्हेनेवर ही यूजेस द टर्म रफ सरफेस जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वो एक सरफेस है ऐसा जो कि रफ है इसका मतलब फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए क्वेश्चन में रफ वर्ड सुनते ही हम लोग को ये पता चल जाना चाहिए कि फ्रिक्शन की बातें होंगी इसके ऊपर उन्होंने एक बॉक्स को रखा हुआ है तो लेट्स कीप अ बॉक्स हियर उसके बाद बोल रहा है टू डू सो a person A pushes it at an angle 30 degree from the horizontal and requires a minimum force that's Fa मतलब कोई आदमी हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा इस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में वो बोल रहा है कि वो 30 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स लगाता है अब जब ये 30 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से फोर्स लगाएगा ठीक है ना वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट साफ साफ अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है टू डू सो पर्सन ए पुशेस इट एट एन एंगल धक्का मार रहा है पुल नहीं कर रहा धक्का मार रहा है अगर कोई इंसान धक्का मार रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो धक्का जो होगा वो हम लोग को इस तरह से दिखाना पड़ेगा दिस विल बी द फोर्स एंड दिस विल बी द एंगल हाउ मच 30 डिग्री जिसके बारे में वो बात कर रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि अगर कोई बंदा मैं इस तरह से बनाता हूं ठीक है तो वो बंदा इस तरह से इस चीज को पुश करेगा जस्ट लुक एट द एंगल ऑफ द हैंड हाथ के एंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो पुश में 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसा बनेगा पहले वाले डायग्राम में हम लोग ने फोर्स Fa के बारे में बात कर लिया मतलब ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है लेट मी टेक दिस फोर्स एज Fa जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है while a person B pulls the box वो इसको पुल कर रहा है the main difference between person A and person B is that यहाँ पे आप बात कर रहे हो किसके बारे में पुश करने के बारे में बात कर रहे हो तो एक चीज हमको समझ में आई कि जब हम पुश की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जब हम फोर्स बनाएंगे तो वो नीचे की तरफ बनाएंगे पुशिंग डाउनवर्ड्स ठीक है बट व्हेन इट कम्स पुल जब आप पुल की बात करते हो तो सेकंड डायग्राम में ये हम वापस एक सरफेस बना रहे हैं यहाँ पे वापस में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा हूं एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इन द सेकंड डायग्राम वो क्या बोलना चाहता है आपसे वो आपसे बोलना चाहते हैं व्हाई द पर्सन बी पुल्स द बॉक्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल नीड्स अ मिनिमम फोर्स Fb तो अब यहाँ पे आप ऊपर की तरफ बनाएंगे Fb पुल करते समय आप खींच रहे हो उस चीज को तो खींचने के लिए जो एंगल बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा दिस इज पुलिंग एंड दिस इज पुशिंग ये पुल है और ये पुश है तो आप देख सकते हैं पुशिंग में आप नीचे जा रहे हैं पुलिंग में आप ऊपर जा रहे हैं
Now this angle जो उसने बनाया हुआ है, this angle is how much? 60 degrees. If the coefficient of friction between the box and the floor is √3/5, yes, पहले मैंने बात की थी, अगर ये दोनों केसेस में सरफेस आपका रफ है तो ऑब्वियसली बात है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो यहाँ पे आएगा. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय म्यू एंड दैट विल बी हाउ मच? दैट इज गिवन आउट टू बी √3/5. ठीक है, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन था. He wants us to find the ratio FA/FB is फोर्स A वाले बंदे का, फोर्स B वाले बंदे का, इसका रेशियो कितना होगा हमको ये बताना. आपको एक बात पता होनी चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप बनाएंगे वो होगा वेट. वेट वेट जो होता है क्या? mg. ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एक बात याद रखिए, जब भी FBD, वैसे मैं FBD क्या कर रहा हूं, आई होप आपको पता होगा. FBD it stands for free body diagram. What does free body diagram means? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है एक वस्तु पे लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस को बना दो, एक डायग्राम में डिपिक्ट कर दो, उसको तुम FBD बोलोगे. तो अभी हम इस बंदे पे लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस बनाने वाले. अब तुमको लग रहा होगा कि सर FA नाम की तो फोर्स लग रही है, और कौन सी फोर्स है? बहुत सारी फोर्स हो सकती है. एक और फोर्स, फॉर एग्जांपल अगर ये बंदे के पास मास है तो ये बंदा नीचे की तरफ इस तरह से mg नाम की एक फोर्स लगाएगा. हरदम याद रखिए, जब भी आप वेट को डिनोट करेंगे दैट्स mg, तो mg acts always downwards. वेट acts always downwards. इस वाले किस्से में भी mg नीचे लगेगा, और अगर आप इस वाले किस्से में भी mg बनाना चाहते हैं, दैट इज वेट बनाना चाहते हैं, तो वो भी नीचे लगेगा. ठीक है, इस वाले ब्लॉक के लिए अगर ब्लॉक जमीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है वो वेट, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो ब्लॉक जमीन के ऊपर mg लगा रहा है, तो जमीन ब्लॉक के ऊपर क्या लगाएगा? एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा. वो जो ऑपोजिट फोर्स लगाएगा वो हम इस तरह से बनाएंगे. और यहां पे भी बनाएंगे. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो n आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन. दैट इज वन मोर थिंग जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए. क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये ब्लॉक और जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है. अगर ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग इन फ्रंट, तो ऑब्वियसली बात है जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा. तो मैं यहां से एक एरो मार्क इस तरह से बनाऊंगा और मैं फ्रिक्शन का फोर्स बनाऊंगा. फ्रिक्शन का फोर्स का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? F stands for the force of friction. उसका फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स n. ये कौन है? ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो पीछे की तरफ जब फोर्स लगेगी तो मैं यहां पे लिखूंगा म्यू, दैट्स द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मल्टीप्लाइड बाय ब्लॉक का ही नॉर्मल रिएक्शन. n जो है ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए. इससे मैंने यहाँ पे n1 लिखा है. नोटिस कर लिया होगा आप लोगों ने, इस ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन मैंने n1 लिया है, इस ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन मैंने n2 लिया. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब क्या कर सकते हैं? अब इसका FBD भी बना लेते हैं. हमने आधा तो कंप्लीट कर ही दिया है. अब ये बंदा भी आगे जाएगा तो इसमें भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, वो होगा म्यू टाइम्स n2. ठीक है, ये अपना FBD यहाँ पे कंप्लीट हो गया. FA और यहाँ पे जो बंदा है FB, अगर आप नोटिस करेंगे FA और FB ना तो x एक्सिस में लाई कर रहे हैं ना तो y एक्सिस में लाई कर रहे हैं. तो ऐसा फोर्स या ऐसा वेक्टर जो ना तो x एक्सिस में है ना तो y एक्सिस में है, तो उनको अपन रिजॉल्व करके x और y में लेके आ सकते हैं ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इक्वेशन लिखने से पहले इन दोनों को रिजॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो हाउ वुड यू रिजॉल्व दीस थिंग्स? सिंपल वे. ठीक है, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं आप इन लोगों को? आप इस तरह से नीचे एक वेक्टर बना सकते हैं, आप इधर एक वेक्टर बना सकते हैं. ठीक है, ये जो वेक्टर आप यहां पे लिखेंगे ये होगा FA cos 30. This will be FA cos 30 and this will be FA sin 30. आप देख सकते हैं मैंने इस वेक्टर को दो भाग में रिजॉल्व कर दिया. Let us start with the block number A. ठीक है, जब हम ब्लॉक नंबर A के साथ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज आप क्या नोटिस करेंगे? y एक्सिस के फोर्सेस को नोटिस करेंगे. y एक्सिस में आपको n1 दिखाई देगा,
N1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, नीचे आप दो फोर्सेस देख सकते हैं, क्या आएंगे यहाँ पे दो फोर्सेस, mg प्लस fa sin 30। N1 ऊपर जा रहा है, नीचे ये दो फोर्सेस जा रहे हैं, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर लिख दिया। अब एक्स एक्सिस में आइए, तो एक्स एक्सिस में आप क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में आप लिखेंगे म्यू टाइम्स n1 विल बी इक्वल, इस तरफ कौन सी फोर्स जा रही है, इस तरफ जो फोर्स जा रही है वो है fa cos 30। सो ये जो इक्वेशन हो गया ये y एक्सिस के लिए लिख दिया आप लोगों ने, ये जो इक्वेशन हो गया ये आपने x एक्सिस वालों के लिए लिख दिया। मेरे पास यहाँ पे n1 की पूरी इक्वेशन है, इस n1 की पूरी इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, फिर देखता हूं क्या आएगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए म्यू अ ब्रैकेट, आई विल बी लेफ्ट विद mg प्लस fa sin 30 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू fa cos 30। आपने अगर नोटिस किया होगा मैंने ये n1 की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये ब्रैकेट को जरा ओपन करके देखते हैं, ये होगा m g टाइम्स म्यू प्लस f a म्यू sin 30 इज इक्वल टू f a cos 30। हम लोग को fa का टर्म, हम लोग fa के टर्म में इंटरेस्टेड है, तो fa के टर्म के हिसाब से हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट म्यू mg विल बी इक्वल टू, इस वाले टर्म को हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो पहले से यहाँ पे कितना था, पहले से यहाँ पे था fa cos 30, अब ये fa म्यू sin 30 भी उस तरफ चले जाएगा, तो आप यहाँ पे एक माइनस साइन डालेंगे और उस तरफ आपके पास आएगा fa म्यू sin 30। क्योंकि हम लोग fa के टर्म में इंटरेस्टेड है, fa को आप वहां से कॉमन निकाल सकते हैं, तो fa को आप जब यहां से कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे आपके पास बच रहा है cos 30 विद अ माइनस साइन म्यू ऑफ sin 30, और यहाँ पे आपका चल रहा था म्यू टाइम्स mg। अब क्योंकि हम लोग fa में इंटरेस्टेड है तो fa को यहीं पे रखते हैं, वो पूरे का पूरा बंदा नीचे लेके आते हैं, ये होगा fa का फॉर्मूला म्यू टाइम्स mg होल डिवाइडेड बाय cos 30 माइनस म्यू टाइम्स sin 30। तो जब हम इस fb को रिजॉल्व करेंगे तो हम लोग ये वाला कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस कंपोनेंट एज fb cos 60 and we can write this component as fb sin 60, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ के इसकी इक्वेशंस लिखेंगे ब्लॉक बी के, तो ब्लॉक बी की जब आप इक्वेशंस लिखेंगे तो आपको ऊपर दो दिख रहे हैं फोर्सेस y एक्सिस में, आप उनको लिख सकते हैं n2 प्लस fb sin 60 will be equal to, नीचे आपके पास है क्या mg, ठीक है। ऊपर y एक्सिस में आप दो फोर्सेस देख सकते हैं, उनको आपने नीचे वाली mg के फोर्स के बराबर कर दिया। अब x एक्सिस के फोर्सेस पे आते हैं, x एक्सिस की फोर्सेस कौन सी है, म्यू टाइम्स m2 इक्वल टू, इस तरफ क्या जा रहा है, इस तरफ जा रहा है fb cos 60, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करते हैं, यहां से n2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो n2 क्या आएगा, म्यू n2 अगर नोटिस करेंगे इट विल बी mg माइनस fb sin 60, तो यहां पे पुट अप करेंगे, ये होगा mg माइनस fb sin 60 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू fb cos 60, ठीक है। लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट, यहां पे होगा म्यू टाइम्स mg माइनस म्यू टाइम्स fb sin 60 इक्वल टू fb cos 60। बिकॉज हम लोग fb में इंटरेस्टेड है तो हम लोग इस टर्म को उस तरफ भेज देंगे, आपके पास बच रहा है म्यू टाइम्स mg, यहां पे आपके पास आ रहा है fb cos 60 प्लस आएगा, ये माइनस साइन उस तरफ जाएगा तो म्यू fb sin 60। Let's take fb कॉमन फ्रॉम हियर, तो ये यहां पे बचेगा म्यू टाइम्स mg, जब आप fb यहां से कॉमन निकालोगे तो आपके पास यहां बच रहा है cos में 60 प्लस म्यू sin 60। As we are interested in fb, म्यू टाइम्स mg will be
cos 60 प्लस म्यू टाइम्स sin 60। तो जब आप लिखोगे एफ ए बाय एफ बी, पुटअप कर लीजिए, आपके पास एफ ए है वो होगा म्यू टाइम्स एम जी होल डिवाइडेड बाय, आपके पास यहां पे आ रहा है cos 30 माइनस म्यू टाइम्स आपके पास आ रहा है sin 30 इनटू आएगा, डिवीजन है इसलिए वो पट्टी मारना पड़ेगा वहां पे एफ बी अपने को, ये आएगा cos में 60 प्लस आ रहा है वहां पे म्यू टाइम्स sin 60 होल डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स एम जी, पलटी मारा मैंने वहां पे उसको, ठीक है। यहां से म्यू एम जी कैंसिल कर लीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लग जाते हैं हम लोग। 8/4√3 दैट मींस यू आर लेफ्ट विद 2/√3। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अगर आप मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन जो करेक्ट मैच हो रहा है दैट्स बी। आज का थर्ड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन ये कहता है कि एक रॉड है PQ जिसका मास है m और जिसका लेंथ है l, is hinged at end P, ठीक है, is hinged at end P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to a point Q as shown in the figure. Let's see figure किस तरह से ड्रॉ करना है इसका। ये फिगर गिवन है, इस पॉइंट को, यहां पे जो पॉइंट है इसको P बोला हुआ है, यहां के पॉइंट को आपने Q बोला हुआ है, जो आपका Q पॉइंट है उसको आपने एक रस्सी की मदद से बांध के रखा हुआ है, और जो P पॉइंट है उसको आपने हिंज करके रखा हुआ है। हिंज का मतलब क्या होता है, आपने उसको दीवार के अंदर इस तरह से इंसर्ट करके रखा हुआ है, मतलब P साइड एक जगह पे फिक्स्ड है और इस चीज को अगर मैं उस रस्सी से बांध के रखता हूं तो ये चीज हॉरिजॉन्टल रहेगी, मतलब PQ हॉरिजॉन्टल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, अगर आपने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो ये है कि ऑब्वियस सी बात है हमको यहाँ पे अगेन FBD बनाना पड़ेगा। नाउ FBD दैट्स फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब इस सिस्टम पे, इस पूरे बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही है उसको पहले बना लो, उसके बाद में डिस्कशन चालू करेंगे। मैंने हर बार बोला है सबसे पहले वेट बनाओ, तो इस रॉड का सेंटर पॉइंट लीजिए, नीचे इस तरह से आप यहाँ पे mg बना सकते हैं, ये वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स हो गया। एक और अच्छी बात जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, व्हेनेवर इन क्वेश्चन अगर ये मेंशन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि द रॉड ऑफ लेंथ L इज हिंज्ड एट एंड P, मतलब यहां पे आपने उसको हिंज किया हुआ। जब भी किसी रॉड को आप हिंज करते हो, उस रॉड के ऊपर उस पॉइंट पे दो तरह की फोर्सेस लगती हैं, उनको रिएक्शन फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन फोर्सेस का मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये रॉड के ऊपर इस पॉइंट पे एक फोर्स इस तरह से लगेगी और एक फोर्स इस तरह से लगेगी, इनको रिएक्शन फोर्सेस बोलते हैं। ये रिएक्शन फोर्सेस कब आती है, जब आप किसी रॉड को हिंज करके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है यहां वाली, मैं इसको Rx का नाम दे रहा हूं, और यहां वाली जो फोर्स है मैं इसको Ry का नाम दे रहा हूं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट कि आपने इसको यहां से कट कर दिया, अगर आपने इसको यहां से कट कर दिया तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसलिए मेंटेन था क्योंकि यहां पे रस्सी से आपने इसको बांध के रखा था। वंस यू कट दिस रस्सी, ठीक है, ये चीज इस तरह से नीचे की तरफ आएगी, ये इस तरह से चीज नीचे की तरफ आएगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है दिस थिंग विल फॉल लाइक दिस, इस तरह से इसका मोशन होगा, ठीक है, और वो इस पॉइंट के अबाउट होगा। ये पॉइंट तो दीवार में फिक्स्ड है ना, अगर ये पॉइंट दीवार में फिक्स्ड है तो इस पॉइंट के अबाउट ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब जो घूमना है वो इस पॉइंट के अबाउट होगा, इस तरह से। तो हम लोग को बताना है जब ये स्टार्ट करेगा घूमना, जब ये घूमना नीचे की तरफ स्टार्ट करेगा, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जैसे स्टार्ट किया घूमना तब इसके पास अल्फा कितना है, ये हम लोग को बात करनी है, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे टॉर्क का इस्तेमाल करेंगे। टॉर्क हम डिनोट किससे करते हैं, टाउ। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट्स कॉल्ड एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर टॉर्क का और एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला टॉर्क का और एक, I into अल्फा।
मैं लगा रहा हूं टाउ पी पे। पी क्या है, व्हाट इज पी? अगर आप पी को ध्यान से देखोगे तो पी बेसिकली आपके रॉड का वन एंड है, ये आपके रॉड का वन एंड है। अगर आप टॉर्क लगा रहे हैं पी पे, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पूरे इस सिस्टम में तीन फोर्सेस आपको दिखाई दे रही होंगी, एक तो mg है, दूसरा आपका rx है, तीसरा आपका ry है। rx और ry ये दोनों की दोनों फोर्सेस हमारे टॉर्क लगाने के फॉर्मूले में, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाने में इन्वॉल्व नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी समझाता हूं, पर उसके पहले mg वाला देख लेते हैं। तो mg एक फोर्स है, ठीक है, अगर mg एक फोर्स है तो आपने यहां पे लिखना है क्या, mg, दिस इज योर फोर्स। मल्टीप्लाई करना है उसको किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। किधर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर mg है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने नोट डाउन करना है फ्रॉम द पॉइंट जहां पे आप टॉर्क ले रहे हैं, मतलब ये वाली चीज, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। एंड कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर जो फोर्स है अगर वो वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगा। नाउ व्हाट विल बी द दिस डिस्टेंस, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि पूरा का पूरा रॉड l लेंथ का है, इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये l/2 लेंथ का होगा। तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया इनटू l/2। वन मोर थिंग, टॉर्क में प्लस साइन और माइनस साइन भी लिया जाता है, मतलब टॉर्क में ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, ठीक है। अभी तक से सिर्फ जो मैंने वहां पे लिखा है दैट्स जस्ट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी तक से मैंने ये बारे में बात भी नहीं की कि rx और ry क्यों जीरो है, उसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाया, इतना समझ में आया रहेगा। अब साइन कन्वेंशन के बारे में समझाता हूं, ठीक है। टॉर्क जब लगाते हो दो बातों का ध्यान दो, अगर कोई चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, मतलब अगर कोई फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो उसके लिए साइन कन्वेंशन आप पॉजिटिव का इस्तेमाल करो, और अगर कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका आप नेगेटिव इस्तेमाल करो। जरूरी नहीं है कि आप यही फॉलो करें, आप क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव भी फॉलो कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये फॉलो करने जा रहा हूँ। कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे लगाते हैं जरा उसके बारे में ध्यान से देखिए, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस फोर्स में इस तरह से अनार जलाना है। यू अंडरस्टैंड अनार, अनार मींस वो दिवाली वाला अनार, यू नो, ऐसे आप जलाते तो वो इस तरह से उड़ता है, ठीक है। आपने उसमें आग लगाई वो इस तरह से जाता है, ठीक है। सो ये जो फोर्स था mg का, अगर आप इस एरो में अनार जलाएंगे तो वो एरो इस तरह से जाएगा। ये क्या था, ये mg नाम का फोर्स था। आपको ध्यान देना है मैंने अनार किस तरह से जलाया, जो एरो है उसके हिसाब से अनार जला दो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जाएगा। अब इन दोनों में से मार्किंग करके रखो, ये वाला जो बंदा है दिस इज क्लॉकवाइज, ये वाला जो बंदा है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों में से आपने इस फोर्स के लिए कौन सा चूज करना, आपने इन दोनों डायरेक्शन में से इस फोर्स के लिए वो डायरेक्शन चूज करना है जो सबसे पहले आपके टॉर्क वाले पॉइंट तक पहुंचेगा। वापस मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन दोनों में से आपने उस डायरेक्शन को इस फोर्स के लिए चूज करना है जो सबसे पहले इस पॉइंट तक पहुंचेगा। किस पॉइंट तक पहुंचेगा, जिस पॉइंट पे आप टॉर्क लगा रहे हैं, तो पी पॉइंट पे आप टॉर्क लगा रहे हैं, तो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखो और यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखो। मुझे भी ऐसा लग रहा है और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला बंदा सबसे पहले पी पॉइंट तक पहुंचेगा, मतलब इस वाले फोर्स के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप चूज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप चूज नहीं करेंगे। मतलब इस फोर्स के लिए क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, मतलब mg के आगे आपका प्लस साइन होना चाहिए, नहीं लगाया तो भी चलेगा, ठीक है। अब आगे ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे मैंने आपसे क्या कहा, अब मैंने आगे आपसे ये कहा कि rx और ry को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अगर लिखते तो इसके आगे एक प्लस साइन डालते, फिर rx लिखते मल्टीप्लाइड बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर एक प्लस साइन डालते ry मल्टीप्लाइड बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, rx का भी हम लोग साइन ढूंढते, वो उसमें भी अनार जलाते, फिर क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज कौन सा, ये आप जानते तरीका मैंने अभी आपको बताया। बट व्हाट द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज दैट rx और ry में हम लोग ये कर ही नहीं सकते। द रीजन इज दैट जो rx है और जो ry है वो ऐसी दो फोर्सेस हैं
जो हम टॉर्क लगा रहे हैं उस पॉइंट से डायरेक्टली पास हो रही है। आप नोटिस कर सकते हैं Rx एंड Ry इस पॉइंट से डायरेक्टली पास हो रही है। अगर ये दोनों फोर्सेस टॉर्क जहां लग रहा है उससे डायरेक्टली पास हो रही है तो उनका कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगा। आप लगा भी लेंगे तो भी आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी आ सकता है जब वो फोर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक दूरी पे। इसलिए Rx कंसीडर नहीं किया जाएगा, Ry भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिंपल वे में याद रखिए, अगर कोई फोर्सेस एग्जैक्टली टॉर्क लगाने वाली पॉइंट से पास हो रही है तो उन फोर्सेस को टॉर्क में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस चीज से हमको समझ में ही आ रहा है कि हमारा जो टॉर्क लग रहा है पॉइंट P पे, दैट इज ऑन वन एंड, उसका फॉर्मूला आ रहा है mgl/2। हम लोग इसको रख देते हैं डब्बे में, ठीक है, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे भी टॉर्क में वन एंड ही लगाएंगे। ऊपर वाले में भी वन एंड लगाया था, दैट इज P पॉइंट पे, इधर भी वन एंड लगाएंगे, दैट्स P पॉइंट पे। बस हमें ये पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी है। आपको ये फॉर्मूलेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रॉड के लिए रट्टा मार के रखने पड़ेंगे। अगर कोई चीज रॉड के सेंटर पे, कोई चीज मतलब कोई एक्सिस रॉड के सेंटर से पास आउट हो रही है तो उसका टॉर्क ml²/12 होता है। पर अगर आप वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के वन एंड पे ले रहे हैं, कोने पे ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कहां लेना पड़ेगा, वन एंड पे, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली I अल्फा एट वन एंड, I की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा कितना, ml²/3 टाइम्स अल्फा, ml² अल्फा/3, ये वाला इक्वेशन हो गया। इसको इक्वेट कर दिए उस इक्वेशन के साथ, ml² अल्फा/3 इक्वल टू यहां पे आएगा mgl/2। इसको और इसको मैंने इक्वेट कर दिया, यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, यहां से l का स्क्वायर और एक l कैंसिल हो जाएगा। हम लोग अल्फा में इंटरेस्टेड है, 3 टाइम्स g बाय 2l, ये अल्फा होना चाहिए। अगर आप नोटिस करेंगे तो किस ऑप्शन के साथ हम लोग मैच कर रहे हैं, हम लोग मैच कर रहे हैं बी ऑप्शन के साथ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।